बच्चों, हम अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में हमने देखा था कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसको हम हाइड्रोजन एटम के लिए सॉल्व कर रहे थे। हाइड्रोजन एटम की जो हमारी प्रॉब्लम थी उसमें भी इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट रीजन में बाउंड होता है। जिस तरह से और सारी प्रॉब्लम हमने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ी थी, पार्टिकल इन ए बॉक्स, हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर एंड और डिफरेंट टाइप की, तो सब जगह हमने देखा था कि कोई न कोई रेस्ट्रिक्शंस थे पार्टिकल की मोशन के ऊपर, और जब हमने सॉल्यूशन निकाला था उसका तो अपने आप ही क्वांटम नंबर अराइज हुए थे। अगर 3 डायमेंशनल था तो क्वांटम नंबर्स ज़्यादा थे, और 1 डायमेंशनल था तो 1 डायमेंशनल के लिए क्वांटम नंबर थे। तो उसी को मानते हुए श्रोडिंगर ने हाइड्रोजन एटम के लिए भी इस इक्वेशन को सॉल्व किया है। तो इसके पिछले लेक्चर में हमने जो हमारा 7A हमने पार्ट इसका रखा है नाम, उसमें हमने हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को इस्टेब्लिश कर लिया था। हमने ये भी देखा था कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट XYZ न मान करके स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट R थीटा फाई के टर्म्स में अच्छी तरह से और अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाली इक्वेशन को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। वो इक्वेशन हमारा ए आया था, आपको याद होगा, नहीं तो आप पिछले वीडियो में और हमारे नोट्स में देख लीजिए। साइन स्क्वायर थीटा डेल वाई डेल आर, आर स्क्वायर डेल साई वाई डेल आर प्लस साइन थीटा डेल अपान डेल थीटा ब्रैकेट डेल साइन थीटा डेल साई वाई डेल थीटा ब्रैकेट प्लस डेल 2 साई अपान डेल फाई 2 प्लस 2m आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वाई एच कास स्क्वायर ई स्क्वायर अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर प्लस कैपिटल ई ब्रैकेट क्लोज साई इज इक्वल टू 0। ये श्रोडिंगर इक्वेशन है, किसमें है? स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। यानी जो साई था वो पहले हमारा साई XYZ था और हमने उसको चेंज कर लिया है साई R थीटा और फाई में। अब उसके आगे तो ये जो इक्वेशन हमारा आया है, यहाँ पर आप देखिए कि R भी है, थीटा भी है, फाई भी है। तो इस इक्वेशन का सॉल्व करना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि इसमें तो 3 वेरिएबल हैं, 3 ही क्वांटम नंबर आएंगे। 3 डायमेंशनल एटम है, हमको 3 वेरिएबल की ज़रूरत पड़ी है, R थीटा और फाई की, तो इसमें 3 ही क्वांटम नंबर से राइज होंगे। तो इस जो इक्वेशन को है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हम 3 इक्वेशन में चेंज कर लेंगे। तो आज हम यही करते हैं, इस श्रोडिंगर इक्वेशन को जो कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो देखते हैं बच्चों, separation of variables. The separation is possible because the wave function psi r theta phi has the form of a product of 3 different functions, capital R which depends on small r alone. Small r क्या थी? सेंटर से और इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस, एटम की बात करें तो ये रेडियल फंक्शन कैपिटल R। दूसरा कैपिटल थीटा विच डिपेंड्स ऑन थीटा एलोन। ये थीटा क्या था? आपको याद होगा, पोलर एंगल। तो ये जो कैपिटल थीटा है इसका एक वेव फंक्शन हो जाएगा। एंड फाई विच डिपेंड्स ऑन स्मॉल फाई एलोन। ये कैपिटल फाई है और ये स्मॉल फाई, ऐसे कैपिटल थीटा, ये स्मॉल थीटा। तो यहाँ पर 3 फंक्शन हैं, एक तो आर और एक थीटा और एक फाई कैपिटल में। हाइड्रोजन एटम वेव फंक्शन साई आर थीटा फाई इज इक्वल टू कैपिटल आर फंक्शन ऑफ स्मॉल आर, कैपिटल थीटा फंक्शन ऑफ स्मॉल थीटा, कैपिटल फाई फंक्शन ऑफ स्मॉल फाई। इक्वेशन 4 तक हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, उसी कंटिन्यू कर रहे हैं। या इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, साई इज इक्वल टू आर थीटा फाई। ये कैपिटल फाई है। आर क्या है? ये रेडियल फंक्शन है। डिस्क्राइब्स हाउ द वेव फंक्शन साई ऑफ द इलेक्ट्रॉन वेरीज along ए रेडियस वेक्टर फ्रॉम द न्यूक्लियस विथ थीटा एंड फाई कांस्टेंट। थीटा और फाई से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये अगर एटम है इस तरह से, तो सेंटर से R डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन की, तो ये रेडियस किस तरह से वेरी होती है, क्या इफेक्ट होते हैं, इस पर कौन डिपेंड करता है, इन सब को डिफाइन करता है ए फंक्शन रेडियल वेक्टर आर। इसी तरह से
इसी तरह से बात करें कैपिटल थीटा, ये क्या डिस्क्राइब करेगा, डिस्क्राइब हाउ साई वेरीज विद जेनिथ एंगल थीटा एलॉन्ग अ मेरिडियन ऑन अ स्फीयर सेंटर्ड एट द न्यूक्लियस विद आर एंड फाई कांस्टेंट। कैपिटल थीटा जो फंक्शन है ये डिनोट करता है कि थीटा कैसे वेरी हो रहा है, जबकि आर और फाई से कोई मतलब नहीं है। कुछ इस तरह से हमने कल समझाया भी था आपको, इसका जो पहला पार्ट था उसमें, कि ये अगर एटम है थ्री डायमेंशनल एटम है और ये हमारे लैटीट्यूड हैं, ये लैटीट्यूड हैं और ये हमारा सेंटर था, ये थ्री डायमेंशन है। जैसे बाल हमने कल के लेक्चर में दिखाई थी, थ्री डायमेंशनल बाल मानिए, और ये जो है आपके, इनको हम लॉन्गिट्यूड या मेरिडियन कह सकते हैं इस तरह से। अब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन थ्री डायमेंशन में बताने के लिए सेंटर से एक तो हमको डिस्टेंस आर बतानी पड़ेगी, एक हमको बताना पड़ेगा कि वो किस लैटीट्यूड पर है, और एक हमको बताना पड़ेगा वो किस मेरिडियन पर है। ठीक है, तो ये जो इस तरह से अगर हम बात करें, ऐसे जो एंगल चेंज होता है इसको हम कहते हैं एजीमुथल एंगल फाई। लेकिन ये जो एंगल बताता है, अब जैसे सेंटर की ए लाइन है, ए लाइन, और ए बता रहा है इस तरह से, इस लैटीट्यूड को बताने के लिए ये थीटा एंगल इसको ऊपर उठना पड़ रहा है। यानी थीटा क्या बताएगा हमको, थीटा बताता है किस लैटीट्यूड पर है, किस मेरिडियन पर है। ठीक है, अब फाई जो है हमारा एजीमुथल ऐसे चेंज होता है, थीटा इस तरह से चेंज होता है एंगल, और आर जो है ये खुद है ही है। तो यहाँ पे जो है थीटा डिस्क्राइब्स हाउ साई वेरीज विद जेनिथ एंगल थीटा एलॉन्ग अ मेरिडियन ऑन ए स्फीयर सेंटर्ड एट द न्यूक्लियस विद आर एंड फाई कांस्टेंट। आर फाई कांस्टेंट होने पर थीटा कैसे बदलता है। इसी तरह जो फाई है कैपिटल, डिस्क्राइब्स हाउ साई वेरीज विद एजीमुथ एंगल फाई एलॉन्ग अ पैरेलल ऑन ए स्फीयर सेंटर्ड एट द न्यूक्लियस विद आर एंड थीटा कांस्टेंट। अब ये जैसे कि हमने यहाँ पर ये फिगर बनाया था, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो अब ये 3D है। अब मान लिया कि ये हमारी रेफरेंस लाइन है, अब इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर है। अगर हमने एक पेन रखा, देखिए आपको एक, हम कोई भी छोटा पेन रखते हैं इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। इस तरह से मान लिया कि ये इलेक्ट्रॉन है और ये था हमारा कोई भी रेफरेंस लाइन, तो उस लाइन तक पहुंचने के लिए पहले हमें इतना रोटेट होना पड़ेगा, तो ये फाई है, ये फाई है। फिर इतना ऊपर उठना पड़ेगा, इसको ए थीटा हो गया, ए थीटा एंगल, और ए फाई रेफरेंस लाइन से जो इधर आए थे, और जितना डिस्टेंस है सीधा वो आर हो गया। ठीक है बच्चों, तो फाई डिस्क्राइब्स हाउ साई वेरीज विद एजीमुथ एंगल फाई एलॉन्ग अ पैरेलल ऑन ए स्फीयर सेंटर्ड एट द न्यूक्लियस विद आर एंड थीटा कांस्टेंट। तो आर रेडियल फंक्शन, कैपिटल थीटा एंगुलर फंक्शन है, और फाई ये हमारा एजीमुथल फंक्शन है। ठीक है, तो आगे बच्चों देखें, तो साई आर थीटा फाई, अब यहाँ से हम डेल साई अपान डेल आर निकाल लें। डेल साई अपान डेल आर इजीली एकदम से, क्यों, हमने देखिए यहाँ पर जो पार्शियल डेरिवेटिव उसे टोटल डेरिवेटिव में चेंज कर दिया, क्योंकि हमने बात क्लियर कर दी पहले ही कि अगर आर है तो केवल आर पर ही डिपेंड कर रहा है। अब थीटा है तो केवल थीटा पे, फाई है तो केवल फाई पे, दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हमने यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव को टोटल डेरिवेटिव में चेंज कर दिया है। ऐसा हम कर सकते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस के रूल से। तो डेल साई बाई डेल थीटा, डेल साई बाई डेल थीटा निकाल लिया, डेल साई बाई डेल आर निकाल लिया, और डेल टू साई बाई डेल फाई टू निकाल लिया। इनका निकालने का हमारा रीज़न है क्योंकि जो हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन है, श्रोडिंगर इक्वेशन में यही हमको पुट करने हैं। कौन कौन सी चीज़ें, एक तो हमको डेल साई बाई डेल आर पुट करना है, और हमको डेल साई बाई डेल थीटा पुट करना है, डेल टू साई बाई डेल फाई टू पुट करना है। तो इन तीनों की वैल्यू हमने निकाल ली। तीनों की वैल्यू निकालने के बाद में हमने इसी श्रोडिंगर इक्वेशन में जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट के लिए निकाला था उसमें जाकर के पुट कर दिया। इक्वेशन हमारा बन गया है 6। अब हमने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। जो ये फाई का फंक्शन है केवल ए वाला पोर्शन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो है इसका
टर्म फाई का फंक्शन, इसको इक्वल में करके लिख लिया इधर, ये हो गया हमारा इक्वल में, तो माइनस में आ गया 1/5 d2 फाई अपॉन d फाई 2, और इधर लिख लिया थीटा आर के फंक्शन। तो हमारा जो ये लेफ्ट हैंड साइड का है आर और थीटा का फंक्शन है, और जो राइट हैंड है वो फाई का फंक्शन है, दोनों इक्वल हैं, दोनों अलग अलग वेरिएबल के फंक्शन है, इक्वल हैं। ऐसी कंडीशन में हम दोनों को किसी कांस्टेंट के इक्वल रख सकते हैं। दिस इक्वेशन कैन बी करेक्ट ओनली इफ बोथ साइड्स ऑफ इट आर इक्वल टू द सेम कांस्टेंट सिंस दे आर फंक्शन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल। देयरफॉर अब हम कोई भी कांस्टेंट मान लेते हैं जो हमको सबसे सिंपल लगे, जिससे हमारा सॉल्यूशन आ जाए। तो हमने इसके लिए जो कांस्टेंट माना है उसको ml² मान लिया। ml² से हमारा इक्वेशन आगे चल करके इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखें बच्चों कि जो हमारा यहाँ पर है माइनस का 1/5 d2 फाई अपॉन d फाई 2 इक्वल टू ml² इक्वेशन 8। अब इसके इक्वल टू ml² हमने पिछले इक्वेशन में जो हमारा ये इक्वेशन था, गौर से देखें, यहाँ पे जो -1/5 d2 फाई d फाई है इक्वेशन 7 में, इसको m² रख करके इधर ले लिया और रीअरेंज कर लिया। ठीक है, फिर से हम लौटें इक्वेशन 8 की तरफ। तो देखें, नाउ वी सब्सटीट्यूट ml² फॉर द RHS राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 7 एंड डिवाइड द इंटायर इक्वेशन। पूरे इक्वेशन को हमने sin² थीटा से डिवाइड कर दिया और रीअरेंज कर लिया। तो वहाँ पे हमको इक्वेशन क्या मिला, एक तो हमने r वाले एक तरफ रखे और इक्वल में थीटा वाले सब एक तरफ ले गए। ठीक, ये इक्वेशन हमने रीअरेंज कर लिया। हमने लेफ्ट हैंड साइड में r के टर्म रख लिए, थीटा के एक तरफ रख लिए, इक्वेशन 9। इसमें भी वही है, एक साइड हमारा केवल r का फंक्शन है, एक साइड हमारा थीटा का। फिर हम इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के रूल से कांस्टेंट के इक्वल रख सकते हैं। यहाँ पर हमने अपनी सिंप्लिसिटी के लिए और सॉल्व हो जाए उसके लिए एक कांस्टेंट l+1 माना है, अपने आप एराइज होता है। इसका सॉल्यूशन बहुत बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन आपको हम बहुत ही सिंप्लीफाइड और इजी वे में इसको बताए दे रहे हैं और सारी बात भी कवर हो रही है। ठीक, फिजिक्स सारी इसमें कवर हो रही है, मैथ कहीं कहीं पर आप ज़्यादा कर सकते हैं, हमसे अलग से पूछ सकते हैं, हम बता देंगे। तो अब दोनों इक्वेशन को हमने एक कांस्टेंट ll+1 के इक्वल मान लिया। ये थीटा का फंक्शन है, ये r का फंक्शन है। इस तरह से 3 इक्वेशन देखिए बन गए, एक फाई का फंक्शन, एक थीटा का और एक r का। इनको थोड़ा सा रीअरेंज किया हमने, 8, 10 और 11 को थोड़ा सा रीअरेंज करके हमने इस तरह से लिख लिया कि जो ए इक्वेशन था -1/5 d2 फाई d फाई 2 बराबर ml², उसको इस तरह से लिख लिया। इक्वेशन 8 को d2 फाई अपॉन d फाई 2, एक कैपिटल फाई है, स्मॉल फाई इक्वल टू 0। इक्वेशन 12, इसे हम लोग कहते हैं एजीमुथल इक्वेशन। इसी तरह से हमने इक्वेशन 10 को इस तरह से रीअरेंज कर लिया। रीअरेंज करने में कुछ नहीं है, बस इक्वल 0 कर दिया, बाकी जो इक्वल में कांस्टेंट था उसको राइट हैंड साइड में ले लिया। इसको हम लोग पोलर इक्वेशन कहते हैं क्योंकि ये थीटा के बारे में हमको बताता है। और फिर हमारा जो तीसरा इक्वेशन था यानी इक्वेशन नंबर 11, उसको हमने इस तरह से रीअरेंज करके लिख लिया और 14 इक्वेशन मान लिया। ये हमारा है रेडियल इक्वेशन। तो वही अभी कुछ नहीं किया हम लोगों ने है, केवल श्रोडिंगर इक्वेशन को हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में इस्टेब्लिश किया। अब उसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते थे क्योंकि उसमें 3 वेरिएबल हैं, r, थीटा और फाई। तो उसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से इंडिपेंडेंट 3 इक्वेशन बना लिए, एक रेडियल इक्वेशन, एक एजीमुथल इक्वेशन और एक पोलर इक्वेशन। अब ये 3 इक्वेशन है, 3 क्वांटम नंबर यहाँ पर हमको एराइज होकर के मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में यानी इसके सी पार्ट में हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरह से नेचुरली हमें, अभी तक तो ये बताया जाता है कि ये क्वांटम नंबर, वो क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू ये होगी, लेकिन वो क्वांटम मैकेनिक्स से ही निकली हैं सारी क्वांटम नंबर कि कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती, वो नेचुरली आई हैं क्वांटम नंबर्स। तो यहाँ पर हमको 3 क्वांटम नंबर्स मिल जाएंगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो अगले वीडियो में हम इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके और इनके बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट देखेंगे। हम स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं हम लोग,
तो स्पेक्ट्रा के लिए ज़रूरी है पढ़ना। अगर इसे नहीं पढ़ेंगे तो बस रटना हो जाएगा, स्पेक्ट्रा का समझ में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे आपको जानकारी मिलती रहेगी। किसी भी तरह से हम तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं कि हमको समझ में नहीं आए, चाहे आप ईमेल से, चाहे कमेंट बॉक्स से, चाहे व्हाट्सएप नंबर पे, हम आपको आगे बताएंगे। तो कल कोशिश करेंगे हमारा हाइड्रोजन एटम पूरा हो जाए और हमको समझ में आ जाए कि इलेक्ट्रॉन रियल में कहाँ रहता है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।